करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए स्टार्टअप की थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ बेसिक टॉपिक्स आपसे पिछले 1-2 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर दिए। एक तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया था कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में होंगे। बेसिक्स मैंने इलेक्ट्रिक करंट आपसे डिस्कस कर दी है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आप देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जा चुकी हैं। और अगर आप जाएंगे आगे तो इसके बाद आपने चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, टाइप्स ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ये डिस्कस कर दिया है। करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, और मुझे याद है हम लोगों ने सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज की वजह से ये भी आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई नई ज्वाइन हुआ है बेचारा तो उसको एक काम करना पड़ेगा, पिछले 2 लेक्चर्स उसको हम बता दें, इसके लिए रेफ़र करने पड़ेंगे जो हमने ऑलरेडी वीडियो फॉर्म में डाले हुए हैं, ठीक है ना। देन करंट कैरियर्स की चर्चा आप कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। अब ज़रा देखें कौन कौन से क्वेश्चंस आपने इसमें से किए हुए थे। शायद फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, है ना, ये वाले किए हुए हैं ना सारे, सारे कर रखे हैं, बढ़िया। देन इसके बाद अब आप कहाँ जाएंगे, ये भी शायद हम लोगों ने कर लिया था, ओके। देन ओम्स लॉ आपसे डिस्कस किया हुआ था हमने। ओम्स लॉ के बाद आप जाएंगे, ओम्स लॉ के बाद जो है हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड डिस्कस कर दी थी, Vg इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन 2 ml, ओके। देन इसके बाद आपका रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड विद करंट और रिलैक्सेशन टाइम, और फाइनल जो आप टॉपिक कह रहे हैं वो था आपका मोबिलिटी। और फिर मैं याद दिला दूं, ड्रिफ्ट स्पीड हमने क्या ली थी, ड्रिफ्ट स्पीड आपने ली थी द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली फिर मैं याद दिलाऊं, व्हेन एवर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, जब भी आप कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सलरेट होंगे, लेकिन इस एक्सलरेशन के चलते लगातार नहीं चलते जाएंगे, बल्कि क्या होगा, देयर विल बी द कॉलिजन्स विद द अदर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। बार बार चलेंगे, कोलाइड करेंगे, रुकेंगे, चलेंगे, कोलाइड करेंगे, रुकेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, द एवरेज स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू अ कंडक्टर, वो एवरेज स्पीड आप किस नाम से आते हैं, दैट इज़ नोन एज द ड्रिफ्ट स्पीड। फिर हमने एक लास्ट टर्न पे लिया हुआ था और हमने लिया था मोबिलिटी। मोबिलिटी मैंने कहा था एबिलिटी टू बी मोबाइल, दैट मे बी द बेसिक मीनिंग। मोबाइल माने आपसे कहा था जो चल सके, और मोबिलिटी का मीनिंग ये है कि कितनी आसानी से किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं। मोबिलिटी का डिफरेंस क्या है, जहाँ बात करते हैं सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज़ द लिटिल बिट गुड कंडक्टर, है ना, और आप कहते हैं आयरन इज़ नॉट दैट मच गुड। तो इसका अलावा अगर तीनों पे हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितनी स्पीडली आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दैट टर्म इज़ नोन एज द मोबिलिटी। सो दैट वाज आवर फाइनल टॉपिक इन दिस, ओके। आज का टर्न फिर मैंने कहा आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए था। ध्यान देंगे, एक सबसे पहला क्वेश्चन है, आज हम एक बहुत छोटे और सस्ते क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिए थे। फार्मूलों का आपको याद दिला दूँ, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, 2 फार्मूले आपने ड्रिफ्ट स्पीड के उठाए थे। एक तो आपने उठाया था Vg इक्वल्स टू होता है ई टाउ अपॉन m इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला आपने डिराइव किया है ई वी टाउ अपॉन ml। ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, और टाउ अब आपको मालूम है विच इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। देन फर्दर करंट के साथ जो हमने रिलेशन लिया हुआ है वो रिलेशन आपका कौन सा लिया है, वो लिया हुआ है I, और साथ में मैंने कहा I अपॉन NaE, और NaE की बात करोगे, N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी। और फिर मैंने कहा न्यूमेरिकल्स अगर आप करने जा रहे हैं तो 2 शर्तें लगेंगी सीधी सीधी। ये लास्ट ईयर भी जो 11th में पढ़े उन्हें याद होगा। पहली शर्त आपसे बताते थे, नंबर 1 थेरेटिकल पार्ट आपका भैया पढ़ा हुआ, और पढ़ा हुआ नहीं हो, एक्चुअली यू शुड हैव अ कमांड ऑन दैट कि हम बात करें n क्या है, v क्या है, a क्या है, तो ये आपको क्लियर हो, नंबर 1। और सेकंड आपसे कहते थे फिर भैया कैलकुलेशन ठीक हो, इनटू डिवाइड आप कर ले जाते हो। तो आए इसलिए मैंने एक बार फॉर्मूले दोबारा इंट्रोड्यूस आपके लिए किया, और कौन सा किया, I अपॉन NaE था, n आपको मालूम था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम। पंजाब PMT का 2001 का क्वेश्चन था आपके लिए, एक बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा, बहुत आराम से पढ़ें, मुझे लग रहा है बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ ही लेंगे तो। क्या कह रहा है, देयर इज़ ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, और शुरुआत है, मैंने कहा चूँकि बहुत सारे लोगों की कुछ 11 ने नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने कहा हम आराम से।
एक आध चैप्टर बेटा हम बहुत स्लोली न्यूमेरिकल कराएंगे ताकि आपको अवसर देंगे कि आप उस चीज़ को पिकअप कर लें और पकड़ जाएँ, ठीक है ना। किसी की स्पीड हमसे ज़्यादा है वो चिंता मत करना, उस स्पीड तक हम 1-2 चैप्टर बाद पहुँचेंगे, अभी फ़िलहाल हमें सभी का ख्याल है, ठीक है ना। लेकिन ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप उस चीज़ को कवर अप ज़रूर करें। मैंने क्या कहा, देयर इज ए करंट ऑफ 40 एम्पियर। आप क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ते हैं, आपसे कहा ही गया है वेन एवर यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू कलेक्ट द डाटा वंस द डाटा इज कलेक्टेड। और वो मत सोचना आप 9-10 टाइप लिखेंगे गिवन आई इज इक्वल्स टू, वो हो गए, वो हम क्वेश्चन में ही मार्क करते जाते हैं। इन ए वायर ऑफ 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर एरिया, अगर 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये शीट आपके पास मैंने PDF फॉर्म में भेजी हुई है, ठीक है। अगर किसी के पास ये शीट नहीं हो तो मुझे जो है उसके बारे में बता देना, तो मैं दोबारा उसको रीसेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम आगे जाते हैं। 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। क्या आपका ध्यान जा रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी कि आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, जो मैंने कहा पावर पॉइंट में एक छोटी दिक्कत आएगी, कभी कभार इसमें पावर, तो वो मुझे मालूम है क्या प्रिंट है, जो आप उसमें मत कन्फ्यूज़ होइएगा। आपके पास एक्चुअल PDF फॉर्मेट की शीट सभी को ग्रुप में अवेलेबल करा दी गई, आप उस पर जाइएगा, ठीक है ना। पर मीटर क्यूब में मैंने कहा आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, N भी दिया है। और लास्ट कहानी क्या जानना चाह रहा है, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। तो देखो ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानना है तो ध्यान देखें, आपके पास I मौजूद है, A मौजूद है, N मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसा ही नज़र आता है, ड्रिफ्ट स्पीड का ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर दें, देखें मज़े से निकालें ज़रा कितना आता है। देखो ज़रा कितना आ रहा है, फुर्ती से चेक करो। क्या हुआ नितिन, कर दिया, बढ़िया है, ठीक, निकाल लेंगे। ये आपका 40 था, N आपका पढ़ाई जा रहा है, और मैंने कहा कितना पढ़ा जा रहा है, 10 रेज टू पावर 29। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप पढ़ रहे हैं शायद 10 और एक ई मत ढूंढने लग जाना, E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 9th से मान के चलेंगे कि आपको याद रहता है, बढ़िया। कौन सा आप बता रहे हैं, B सेकंड वन, ठीक है, ऑफ कोर्स इट में भी, बढ़िया। तो निकाल सकते हैं, तो उन्हें कैलकुलेशन कर सकते हो, एक आध बार बता भी देंगे भैया। सबसे पहले 10 की पावर ले लिया करो, 19, 6, 25, 29 -25, 4 बचेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी किया करो, ये मैंने कहा 10 की पावर सी। आओ एक और छोटे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्यों आ रही है आपका NCERT का एग्जाम्पल है। NCERT का एग्जाम्पल आपसे कहता है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता जाऊँ तो आपको इन शॉर्ट क्या दिया हुआ है, A गिवन है, यही कहूँगा ना। देन आपसे कह रहा है कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी ध्यान से देखें आपको क्या दिया हुआ है, आपको I इज इक्वल्स टू भी दिया हुआ है, सही है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं, मेन डाटा लिख लेना तो तुम्हारे पास शीट में है ना सारे क्वेश्चन, और इसी नाम से NCERT एग्जाम्पल उसी से कॉपी किए गए, तो कोई दिक्कत नहीं आती। देन इसके बाद आप जाएंगे एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ईच का कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस मच किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ कॉपर दी है, अब बड़ी दिक्कत है यार, डेंसिटी ऑफ कॉपर का अपन क्या करेंगे भला, है कॉपर का वजन तोलना था क्या। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा देखना, नीचे एटॉमिक मास भी पकड़ा आ रहा है। चलो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं इसके लिए तुम्हें जनरल चीज़ बताता हूँ। ये जो डाटा है ये बहुत सिंपल चीज़ बताएगा। मुझे बताओ तुम में से किसी को मोल मतलब मालूम है, व्हाट इज़ 1 मोल, बताएं, बताओ कितनी, ऐसा यार उल्टी उल्टी चीज़ें मत बताओ। देखो मैं सही बताऊँ, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। तुम्हें ये मालूम है मोल में नापा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमें ही मालूम है, तुम्हें ही मालूम है। और अभी मैं तुम्हें सबसे सस्ती चीज़ खरीदने भेजता हूँ, सबसे सस्ती चीज़ होगी सोडियम। मैंने तुमसे कहा 1 मोल सोडियम खरीद लाओ, कैसे लाओगे, कितना सोडियम लाओगे,
23 ग्राम सोडियम लाएंगे। अब आप बिल्कुल सही हैं, आप कहा करते थे मोलर और एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्राम दैट इज मोल। हाँ, वो जो एवोगैड्रो नंबर है वो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम गिनने में मुझे लग रहा है जनरेशंस विल पास। डायनासोर युग से हम जो है छिपकली युग तक आ जाएंगे नहीं। तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल ध्यान देखें। अगर आपको ये ध्यान जाता है तो क्या आपका ऐसा ध्यान जाता है एटॉमिक मास 63.5 पॉइंट यूनिट दिया है, इसका मतलब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है। मेरी बात ध्यान से सुनते हैं ना, इस लाइन का मतलब ये है कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम है, वही 6.022 जिसे आप एवोगैड्रो नंबर कह रहे हैं। और हमारे पास पर मीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में कितने ग्राम कॉपर है या किलोग्राम कॉपर है, इतना। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली करता हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं करता हूँ 63.5 ग्राम कॉपर कंटेन्स, कितने कंटेन्स करेगा 6.02। अब दो टू कौन लगाएगा यार, वो केमिस्ट्री वालों लगाने दो। इतने एटम्स कंटेन करेगा। क्या आप इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? और इस क्वेश्चन में इसलिए तसल्ली ले रहा हूँ कि अब रिपीट होगा इसके जस्ट बाद, है ना। इसका मतलब ध्यान देखना, कॉपर की डेंसिटी इतनी है तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना मास होगा। ये मास किसका बता रहा है? पर यूनिट वॉल्यूम का। इसका मतलब ध्यान देखना 9.0 × 10⁻³ ये तो ये थी। और ये ध्यान रखना ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इतने ग्राम कॉपर कितने आपके कंटेन करेगा एटम्स, निकाल सकते हैं। वही 4th क्लास वाला प्रिंसिपल लगेगा। 63 ग्राम में इतना है तो 1 में कितना होगा, दिस अपॉन 63.5, और इतने में कितना होगा इनटू दैट। तो अपने पास एक सिंपल सी डिजिट आ जाएगी और डिजिट होगी 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई और मल्टीप्लाइड बाई 9 कर देता हूँ, ठीक है। और 10⁻⁴ हो जाएंगी 6। चलें यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नहीं, यहाँ तक कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन बाद में देख लेंगे, कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं है। इनटू डिवाइड आप फुर्सत में कर लेना। किसी को इस इतनी लाइन में कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। बोलो वाल को, ऑनलाइन में तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताएं। कोई इसमें शंका हो तो बोलें। सेकंड लाइन फर्स्ट सेकंड वाली, ये वाली, ठीक है। पहले तो ये देखें, एटॉमिक मास से ये समझ में आता है 63.5 ग्राम ये मूल कंसेप्ट है ना। मूल कंसेप्ट कहता है इतने ग्राम कॉपर में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। अभी मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, तुम चाहो तो 5वीं क्लास वाला कर सकते हो। 63.5 ग्राम में इतना, तो बीच में एक लाइन आती है, दैट्स वाई 1 ग्राम ऑफ कॉपर। वो वही क्वेश्चन, 4 कुर्सियाँ 100 रुपये की, 6 कितने की होंगी, तो अपन निकालते थे कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स 1 चेयर। फिर 6, तो मैंने 1 वाला नहीं लिखा क्यों, 12th में 1 वाला जाओगे तो 1 वाला कितना आएगा, इतना ही आएगा ना, 1 ग्राम का। और फिर 9 ग्राम मान लो, 9 ग्राम 9 का कितना आएगा, तो इंटू 9। अब कोई दिक्कत हो बोला अमन सिंह? नो सर। और दिक्कत हो तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देना, 1 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन। वैसे वो मज़ा नहीं आएगा, इतना कौन करेगा। नहीं समझ में आया तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और एक ही क्वेश्चन करें, और मैंने हमेशा कहा क्वेश्चन एक करें पर इतने अच्छे से करें कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो, फिर आप उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन खुद करने की कैपेबिलिटी रख लें, उसकी हर चीज़ आपको समझ में आती हो, ना कि अपन उसको जो है सिर्फ नोट करके चले जाएं, है ना। थोड़ा छोटा कर दिया, किसी एक कॉर्नर और में नहीं कट रहे हूँ। चले निकालते बाद में रहिएगा, कैलकुलेशन मत कीजिएगा, है। कैलकुलेशन क्या है, टिपिकल टाइप के तो हमने अभी छोड़ दिया। एनसीईआरटी के कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनकी कैलकुलेशन ऐसी आती है गंदे टाइप की। अभी ध्यान देखना, हमें ये पता चल गया इतना आपके पास एटम है। अब यहाँ पर एक लाइन आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इस टाइप से की थी कि आपका ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इस लाइन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा है हमारे पास इतने एटम हैं। अब इतने एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे,
इतने एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अगर सोडियम होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, सोडियम का हर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा कॉपर में तो पता है कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जल्दी बताओ यार, सब पिछले सालों में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। 2 और 3 मैंने तो सुना था यार कॉपर की 2 ही वैलेंसी होती हैं, क्यूप्रस होती है, क्यूप्रिक होती है ना। क्यूप्रस और क्यूप्रिक से जो ऑक्साइड बनती हैं, अब देखना जरा मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर है कि तुम्हारी धराशायी हो चुकी है। 2 ही कॉपर की ऑक्साइड बनती हैं, एक CuO और एक Cu2O, मतलब कॉपर की वैलेंसी या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। गरीबों वाला कॉपर होगा क्यूप्रस, तो सिंगल वैलेंसी, और रिच मैन कॉपर होगा अपने जैसों का तो 2 वैलेंसी वाला होगा। है 3 कहाँ से हो गई, 3 वैलेंसी वाला किसने ढूंढा यार, ये जरा बताओ। आयरन नहीं, आयरन की 2 और 3 होती हैं, फेरस और फेरिक। इसीलिए जो आयरन ऑक्साइड होती है आप उसे जो है Fe3O4 लिखते हैं, जहाँ आपसे लिखा जाता है Fe फर्स्ट ऑक्साइड, सॉरी सेकंड ऑक्साइड और थर्ड ऑक्साइड। अभी कॉपर का देखना, कॉपर की जो ऑक्साइड लिखते हैं, आपने ध्यान दिया कॉपर की ऑक्साइड लिखी जाती है फर्स्ट सेकंड ऑक्साइड। ये लिखने का नोटेशन तो याद आ गया होगा, ज़माने से लिखते आ रहे हैं हम लोग, है ना। और कईयों को तो साइंस तुमको मैं नहीं पढ़ाई यार, तब हमें तो ये ध्यान है, हमें ऐसे ही लिखते थे तब भी 10th में भी। चलें एक काम करें, अगर इतना है तो ध्यान देखना, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ध्यान देखना, जो जिस असली लाइन की मुझे तलाश थी वो मिल गई, और मैं कहूँगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मीटर क्यूब, जो भी आप कहना चाहें, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ये आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिल गए। और कितने होंगे, जितने एटम्स हैं उतने ही होंगे, क्योंकि हर आपका एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ 2 और 3 होते गिवन क्वेश्चन में तो आप उसको 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चूंकि अभी हमारे पास एक कैलकुलेशन नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। क्या आपको समझ में आता है, अपने को n मिल गया तो एक नेक्स्ट लाइन बढ़ जाएगा n। बाकी सारे मोबाइल धारी हैं आधे से ज़्यादा, है ना, तो वैसी ज़रूरत पड़ने में निकाल के बता देंगे कितना। चलें इतना कर दें, नेक्स्ट लाइन, बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इस लाइन को जैसे ही आप करेंगे, मैंने कहा हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है, कैसे वो मैं बताऊंगा। क्या ये लाइन कंप्लीट कर दी सभी ने? यस सर। ठीक हो, बाकी बताते जाओ यार, नहीं तो बाकी पता चले सो ही जाए और हम एक ही आदमी के सारे पढ़ा मारें। हालांकि मैं सामने बैठे दिख जाते हैं लोग आप करते हुए, लेकिन कम से कम तुम लोग भी बता दिया करो। अब जो मैंने कहा क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्यों हो गया? क्यों भैया ये क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं। देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन आप कर रहे थे एक सिंपल 1 मार्क्स लायक। मैंने कहा था V इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए, ये आपको क्वेश्चन में I और A दिए थे, E की वैल्यू मालूम थी, N गिवन था तो आपने डायरेक्टली रख दिया था। मज़ेदार बात इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या है, इस क्वेश्चन में भी आपसे ड्रिफ्ट स्पीड पूछ रहा है। आप जरा ध्यान देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको V इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई वही निकालना है। E आपको मालूम है, I आपको दिया है, चेक करें I दिया हुआ है, कहीं ना कहीं दिया है 1.5 एम्पियर, एरिया दिया है। तो फिर इस क्वेश्चन में घपला क्या था? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मात्र इतना सा डिफरेंस है, पिछली बार एन आपको बिल्कुल रेडीमेड पैक करके दिया था, यहाँ तो मैं पूरा एन खुद निकालना पड़ा। यानी इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये स्टेप बढ़ जाता है, कौन सा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने कहा केमिस्ट्री की हेल्प से मूल कंसेप्ट से आप निकालते हैं। एन निकाल लेंगे तो आप वापस फिर पिछले वाले क्वेश्चन पे, हाँ या ना कर दें। अगला स्टेप दिखा दें, V इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए। क्या आप इसका आंसर घर पे बैठ के आराम से निकाल लेंगे, ये मुझे बताएं। और शुड आई गो फॉर द कैलकुलेशंस ऑल्सो? तो पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर डाल दूं, मैं कैलकुलेशन करता नहीं हूँ। तुम बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे, नहीं सर करो, तो मेरे पास अपना तरीका होता है। मैं तो क्या करता हूँ, कहाँ चला जाऊँगा बेचारा, तो इसलिए मेरे कैलकुलेशन करने और ना करने का कोई औचित्य नहीं है। तो खुद ही दिख रहा होगा, बेहतर है तो उसको इंटू डिवाइड करके खुद निकाल लो, ठीक है ना। कई बार एक आध जगह आंसर कोई कहता है मिलाओ तो मिलवा देता हूँ, एक ठोक लो, ये आ गया। आए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है?
बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं एक आध बार। जब हम रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होता है HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर आपका होगा 198। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 198 पे देखें क्या कह रहा है, करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसलिए कहा क्वेश्चन एक करें, अच्छे से करें, दुनिया भर की बुक्स और दुनिया भर के एग्जामिनेशन सॉल्व आएंगे। दिख रहा है करंट ऑफ 1 एम्पियर, फिर यहाँ लिख देता हूँ आई इज गिवन टू यू, और आगे पढ़ते हुए जाए। एग्जिस्ट ने कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच, क्रॉस सेक्शन दिस मच, बस इसको संभाल के खेलिएगा। क्यों संभाल के खेलने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 1 नहीं दिया, ये दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये बस यही सिखाना इस चैप्टर में, चूँकि मैंने कहा सारे लोग अब इकट्ठे हैं, इस चैप्टर में सीखने के बाद फिर डायरेक्ट निकालना, अगले चैप्टर में सीधा वैल्यू रखा करूँगा। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर हम स्लो डाउन है। क्यों 1 mm स्क्वायर, mm मतलब होता है 10-3, आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10-3 का स्क्वायर 10-6, क्योंकि हम मीटर में लेते हैं, मिलीमीटर में मत लीजिएगा। इज इट ओके? क्या सभी को बात क्लियर हो जाती है? 10-3 हमने ले लिया। एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर एटम। अभी तो नहीं समझ में आया, पिछले क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ NCERT एग्जाम्पल का। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर। क्या करोगे, अंदाज लगा? तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, आई और ए दिए हैं, तुम्हें क्या निकालना है? V इज इक्वल्स टू आपको निकालना है INAE। इनमें से ए दिया हुआ है, आई दिया है, ई रटा होता है, बचा एन। और एन के लिए आप फिर कहाँ कैलकुलेशन में आएंगे, चाहे NCERT और HC वर्मा में फिर अंतर क्या रहा? NCERT थोड़ा हमने कहा मिडिल बैट्समैन है, उसने आपको एक चीज़ दी थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उसने लिखा था द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज, उसने कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ध्यान हो तो कर लो और नहीं ध्यान हो तो बैठ जाओ। जय हिंद। बस हो गया HC वर्मा। इन्होंने कहा तुम देखो कॉपर, तुम्हें पता होगा, केमिस्ट्री में भी तो पैसे देते होगे जाके, वहाँ नहीं देते क्या? तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली, ध्यान से देखो, ध्यान देखो, बिल्कुल रिपीट है। 9 × 10⁻³ को अपन 9000 ही पढ़ते हैं। एटॉमिक मास यही रहेगा, केवल आई और ए की वैल्यू चेंज होगी शायद। तो बताओ कितने लोगों को ऐसा भरोसा है कि वो कर ले जाएंगे? किसी को नहीं है बेचारे को, सब ऐसे ही बैठे हैं झंगमन से। हो जाएगा? अरे कहाँ हो जाएगा, मुझे कहाँ लग रहा है मुझे, बोलो बाल को, आस्था हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आस्था कह रही पिछले की कैलकुलेशन नहीं निपट रही है, कहाँ से हो जाएगा? चलो और कोई नया, ठीक है, कोई नया बंदा बेचारा बैठा उससे पूछ लूँ, है ना? कौन था एक आध? ये भानु प्रताप जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ है ना, बताएं। हो जाएगा। ठीक है, और हमने आराम से, मैंने शुरुआत की बेटा 15 दिन बहुत स्लो चलेंगे, एक एक चीज़ देख लें। फिर मैंने कहा हम भी, ये वैसे ही होमवर्क लिख रखा है यार, क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारी शीट का, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें होमवर्क में करना है। ये फिर NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो आप पूछ रहे थे, एक दिन आस्था पूछ रही थी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, हम कितने करें? नहीं, बहुत सारे नहीं करने, एक कर लिया पूरा, दूसरा आधा अधूरा कर लिया। अगर तीसरा एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, केवल इतना देख लो, आई दिया है, ए दिया है, ये दिया है, ये कॉपर की जगह बोले एल्यूमिनियम दिया है, 63 की जगह बोले 27 इस्तेमाल कर लेंगे, दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। जरूर थोड़ी कि हर बार 27 से डिवाइड करके निकालो भैया, तुम्हें डिवीजन थोड़ी सीखना है, तुम्हें फिजिक्स सीखनी है, तो तुम्हें ये दिख जाना चाहिए दिस क्वेश्चन इज सेम, दैट्स वाई वी कैन लीव इट। तो इस ढंग से आपके क्वेश्चंस का नंबर जो है वो, हाँ हम ज़रूर प्रैक्टिस के लिए 3-4 बार इसलिए देते हैं ताकि आपको एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आने लगे। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड टू बी इन एग्जाम्पल दिस मच। ये कह रहा है जो पिछला एग्जाम्पल था, जो भी था उस एग्जाम्पल को छोड़ें, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कॉपर में आपको कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, यानी आपको मिल गया n इज इक्वल्स टू कितना कह रहा है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये नंबर डेंसिटी डायरेक्ट दी है। क्या ये लाइन बिल्कुल साफ समझ में आती है? और इसने कहा इनटू डिवाइड में मैं नहीं जाता, मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो कैलकुलेटर पे कर दूंगा, आप घर पे कीजिएगा। इस पे ध्यान दें, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक का मतलब क्या जानना चाह रहा है? हाँ, इसलिए मैंने कहा था अंग्रेजी भी मजबूत हो, नहीं तुम सोचो हाउ लॉन्ग कितना लंबा होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा फिर धज्जियाँ हो जाएंगी। कितना लंबा टाइम लेगा टू ड्रिफ्ट
फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर दिस मच लॉन्ग, एक वायर आपका कितनी लेंथ का है, 3 मीटर का है, जानना चाह रहा है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लेगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁶, बढ़िया दिया है, एरिया बहुत अच्छा दिया है, मीटर स्क्वायर, हमें से अच्छा इसलिए कहते हैं, मिली दिए हो तो बैलेंस करने पड़ जाते हैं। एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, और आपकी करंट जा रही है 3 एम्पियर। देखो जरा किसी को अंदाज लगता है, सारा डाटा मैंने लिख दिया और इसलिए मैंने कहा इस पर कैलकुलेशन मत जाना, लगता है कैसे हो पाएगा। सही कह रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, एक ही फॉर्मूला है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाहे जैसे लिख लो। अब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड में हम फिर वहीं आ गए जहां हम पिछले 2 क्वेश्चन में व्हाट इज़ द स्पीड, और व्हाट इज़ द स्पीड के लिए देखो क्या तुम्हें एन, आई और ए दिए हैं, यानी इसका सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होगा। और फिर मैं रिमाइंड करूं, दैट्स वाई आई नेवर फोकस ऑन द सो कॉल्ड एरिथमेटिक कैलकुलेशंस 3.2 इंटू 6.4, जब ज़रूरत पड़ेगी मेरे पास कैलकुलेटर है, कंसेप्ट पर फोकस कर जाओ, ये अगर निकालना सीख गए मेरे साथ तो करने लगोगे। नंबर ए पार्ट आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे v इज टू आई अपॉन एन ए ई, सही कहा मैंने, आई मौजूद है, ए मौजूद है, एन मौजूद है, और ई की वैल्यू हमें याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इज देयर एनी डाउट और कन्फ्यूजन? आई होप सो नॉट। एंड फाइनली व्हेन द v इज इन योर हैंड, व्हेन द स्पीड इज देयर, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लेगा। तो पार्ट बी केवल एक ध्यान देखना, वही पुराना क्वेश्चन था, उसकी पूंछ ऐड कर दी है जरा सी, और क्या पूंछ कर दी है, टाइम बराबर होता है, अरे सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आप इससे एग्री करते हैं, हाँ या ना। और इसीलिए हमारा टाइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा, स्पीड तुम निकाल चुके हो ये मान के चल रहे हैं, और डिस्टेंस ज़रूर मैं दिखा देता हूँ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना डिस्टेंस था, दैट वाज 3 मीटर। सो क्या तमाम सारे लोग जो मेरे सामने या वैसे बैठे हैं ये इस क्वेश्चन से एग्री करते हैं कि दे कैन गो फॉर इट और नॉट। इसमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग जगहों से एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एचसी और सारी जगह दिखा दिया, थोड़े मोटे अंतर के साथ, लगभग हम सेम जगह हैं, सही है ना। कर दें मज़े से इतनी हिंट, नोट कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों नोट कर दें तो मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे सभी का हो जाए मुझे बता देना, ठीक है। मैं बीच में आ रहा हूँ तो इस तरफ हो जाता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं। कर दी इतनी हिंट नोट, इसके बाद आप कर लेंगे हाँ है ना, ठीक है। और आगे आते हैं, एक बार फिर हम बढ़ते हैं अगली बार, फिर HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 198। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखें क्या कह रहा है आपसे। आपसे कहता है कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर ईच क्यूबिक मीटर, दिस फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। किसी को लगता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? हाँ, हाइप में चला जाए तो बात अलग है, और सॉरी ये तो HC वर्मा का क्वेश्चन है, हम भोले वाले गरीब बच्चे, हम भला HC वर्मा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अगर नहीं दांत नहीं निकालोगे ऐसे तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं, बताओ फटाक से। हाँ, एक तो दांत निकालना होता है देख के, HC वर्मा क्वेश्चन है सर, वो भी अनसॉल्व एक्सरसाइज वाला, ये कैसे होगा। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इसको छोड़ दूँ कितनों कॉन्फिडेंस में से कर ले जाएंगे, बढ़िया। और ऑनलाइन विद्यमान दर्शक तुम में से कोई बेचारा कर पाए, लगता है किसी को? सर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और आस्था के अलावा बस आस्था ही करेगी अकेली? युवराज सिंह, कर लेंगे? चलें, इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट है, आपने ध्यान नहीं दिया।
अभी देखते हैं लेंथ 4 मीटर, पिछली बार 3 मीटर लेंथ पे था, इस बार लेंथ 4 मीटर कर दी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा मज़ेदार कर दिया है, पिछली बार मीटर स्क्वायर में था, कह रहे थे सिंपल है, अभी क्या कर दिया 2 mm स्क्वायर, फिर जाएंगे मिलीमीटर मतलब 10⁻³ स्क्वायर हो गया 10⁻6 और जाएगा करंट ऑफ 2 एम्पियर और कहाँ गए ईच क्यूबिक मीटर कंटेन्स दिस मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम, हर क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने लिखे हैं 10⁻29 लिखे हैं ना, 10⁻29। 4 डाटा आपको दिए हैं और कह रहा है फाइंड द एवरेज टाइम टेकन, टाइम निकालें टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। फिर वही 2 स्टेप कौन से, नंबर ए पहले आप निकालेंगे V = I/NAE जो ये रहे, और सेकंड स्टेप आपको नजर आ रहा है जैसे ही V निकल आएगा वैसे ही आप निकालेंगे टाइम = डायरेक्ट कर दूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है अब तो समझ जाओगे, एक क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ठीक। और ये मीटिंग एंड होगी तो इसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, रीज्वाइन कर जाइएगा जैसे ही एंड हो, कर लेंगे। तो बाल को तुम्हें कोई करके भी लाएगा अगले टर्न में, देखेंगे कौन कौन कर लाता है, कर लाएगा अनुज सिंह को, हाँ चलूँगा नेक्स्ट की तरफ, आओ तो फिर अब इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मज़े लो, एक ही क्वेश्चन है, मज़े इसलिए ले रहा हूँ कि तुम ये देख लो भैया तुमको जो मैंने पढ़ा दिया, अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ा दिया और तुमने उसे तमीज़ से पढ़ लिया, शर्त ये तमीज़ वाली शर्त लगेगी, तो आप 6 जगह, हमने कहा ऐसी जगह जिन्हें लोग आगे स्टैंडर्ड या हाई फाई समझते हो, आप सारी जगह पहुँच जाएंगे। जी मेंस 9 जनवरी 2019 मॉर्निंग का क्वेश्चन था ये, क्या क्वेश्चन था ज़रा फिर से देखो, ये कह रहा है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन ए कॉपर वायर, 1.5 एम्पियर ऑफ करंट पास ओवर हो रही है। चलो अभी मैं इसको बोर्ड पैटर्न पे कर देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। करंट आपको दिया हुआ है, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिशन में कोई गिवन लिखने नहीं बैठता यार, लोग फॉर्मूले नहीं लिखते, फॉर्मूला मुंह से बोलते जाते हैं और इनटू डिवाइड कर लिखते जाते हैं। और क्या कहेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 mm स्क्वायर, यानी दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, अब mm स्क्वायर डायरेक्ट समझ में आता है 10⁻6, अब तो चौथी बार ले रहे हैं। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज़ दिस मच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कितनी दे रहा है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, बढ़िया। और क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ V इन मिलीमीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू ऑफ V आप बताएं। मुझे नहीं लगता यार इससे सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, देखो ज़रा कोई निकाल के कितना आता है, फुर्ती से ट्राई करें। चलो तुम्हें कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा IIT करा लें, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला, दूसरा या चौथा, ये मैं बता देता हूँ, तीसरा नहीं है, इसलिए तीसरा कोई मत निकालना। फर्स्ट ऑप्शन है, बढ़िया। किसने दिया ये आंसर, पहले ऐसा देख लूँ। सौम्या ने दिया था क्या? यस सर। ठीक, बढ़िया, वेल डन। एक मज़ेदार बात है इसमें, तुम ध्यान देखना 1/48 आ रहा होगा, है ना, 48 ऐसा समथिंग आता है नीचे, यही आ रहा है ना। यस। हाँ 1/48, ध्यान देखो तुम्हें एक सुविधा देती है कंपटीशन, ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम परफेक्ट डिवाइड करो, 48 2 जा 96 तो 2.112 नहीं, इतना नहीं करना, रफली देख लेना है 48 2 जा, बस तुम तो केवल 10 की पावर चेक कर लो, 10 की पावर तुम्हारी 1 आ रही है, 2 आ रही है नेगेटिव की, अपने आप पहुंच जाओगे। आई होप दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सही है। इसने कहा था कैलकुलेशन थोड़ी भैया अच्छी कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर या मोबाइल के भरोसे आप काम बहुत दिनों तक नहीं चला पाएंगे। ठीक, और 4 मिनट अपने पास हैं, यू हैव टू रिजॉइन द मेन मीटिंग वंस इट एंड्स।
बोलो ऋषभ जादव, नहीं निकला? और तुम तो जाने क्या क्या पढ़ते हो, क्वांटा, वो क्या क्या रहता है वो, क्वांटिटेटिव है, एप्टी, मतलब आदमी जाल लड़खड़ा जाए क्या पढ़ रहा है बोले हैं, तो जल्दी निकालना चाहिए यार। अरे लिखना है यहाँ मत करो, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन तो लिखने के लिए ऑलरेडी पड़ा हुआ है शीट में। ठीक है, चलें आए एक छोटा सा एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। और अब क्या आ रहा हम देखते हैं फ्रॉम एम्स 2014, थोड़ा छोटा कर दूं, कोने किसी को कट नहीं रहा है ना, आई अरे ज़्यादा छोटू हो गया बेचारा, चलो ठीक है, पढ़ने में आ रहा है सभी को, देखना ऑनलाइन में, यहाँ तो सबको दिख जाएगा। पहला कहता है एजर्शन देयर इज नो करंट इन द मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कहता है रीजन मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली। पहली बात बताऊँ, एजर्शन रीजनिंग अब आपके पेपर में सीबीएसई के आएंगे, आपके पेपर में एजर्शन रीजनिंग आते हैं अब जो नया पैटर्न है उसमें। एजर्शन और रीजनिंग मतलब दो स्टेटमेंट होंगे, आपको ये चेक करना है दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो दोनों सही हैं या गलत हैं। पहले तो ये चेक करो पहला सही दूसरा गलत, और अगर इन केस दोनों सही हैं तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा दोनों इंटरलिंक्ड हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले, मान चलें आपसे कहा जाए आप यहाँ बैठे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ने आए हैं, ये दो स्टेटमेंट, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ फिज़िक्स पढ़ने आए, वेदर द एजर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट और नॉट, ऑफ कोर्स दीज आर करेक्ट। अब मेरा सवाल है क्या ये जो रीज़न है ये एजर्शन का एक्सप्लेनेशन है इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आप आए हैं क्योंकि फिज़िक्स पढ़नी है इसलिए तो आए हो, तो एसी हवा खाने तो नहीं आया, हाँ घर की लाइट चली गई तो यार चला आया बोले अब क्या करें वहीं जाके तो मैंने कहा एक कन्फर्म है। दूसरा एजर्शन रीजनिंग देता हूँ, आप यहाँ आए हैं और आप मास्क लगाए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? ये नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप की आपको चीज़ बिल्कुल कभी कभार देखनी है। अब मज़े से हम इन स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक, यस सर 0.02 युवराज सिंह का आंसर, पिछला आ गया था, बढ़िया। आज देखें एजर्शन कह रहा है देयर इज़ नो करंट इन द मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मेटल में करंट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये हम पिछले टर्न्स पे आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर का चार्ज बता चुके हैं। मैंने कहा था करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मल स्टेट में 2-4 उधर 2-4 इधर 2-4 इधर 2-4 उधर भटकते रहते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे इसमें कोई भी करंट नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड वन देखिएगा, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडम, रैंडमली मोशन है। अच्छा रैंडम का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम, ये बताओ क्या? इनसे ही पूछ लें विचारों से, बालकों और बालिकाओं, तुम्हें से किसी को रैंडम का मतलब मालूम है? शिवा बादल, यस सर। क्या है रैंडम माने? अचानक? नहीं, रैंडम माने अचानक नहीं, वो तो सडन होता है। रैंडम में याद दिला देता हूँ, 10th में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, आपसे कहा जाता था पिक अ कार्ड रैंडमली। रैंडमली मतलब अपनी इच्छानुसार, बिना किसी नियम कायदे और कानून के। क्योंकि ठीक, मीटिंग एक बार हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे फिर आगे बात करते हैं। रैंडमली मीनिंग यही होता है। इसीलिए मैं भी उसी का एग्जांपल देता हूँ। रैंडम अरेंजमेंट का मतलब ही होता है कुछ तो पटक देना। साइमल्टेनियस होता है एक साथ, Recording stopped. दो कॉइन एक साथ उछालो, साइमल्टेनियस है। चलें, हो गए ज्वाइन सभी, बढ़िया। तो हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था
एजर्शन पे आप जाएंगे देयर इज़ नो करंट इन द मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपका सही था स्टेटमेंट। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली, बिल्कुल सही है। मोशन आपको मालूम है रैंडम ही होता है, एक बार हमने इसको ब्राउनियन मोशन कहा था, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसीलिए आपकी करंट नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जब फील्ड लगाओगे तब सारे एक डायरेक्शन में होंगे, दैट विल कंटेन अ करंट, और 4 उधर जा रहे हैं 4 इधर जा रहे हैं तो नेट और टोटल तो जीरो ही हो गया ना। तो इसलिए आप ध्यान देखेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, और एक मज़ेदार बात ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब इसके बाद इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। एजर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, ना एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ना। फिर कह रहा है बोथ द एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सत्य वचन है, परंतु रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन, रीज़न एक्सप्लेन नहीं करता। यही मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था मास और इससे, तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर ये है बोथ द एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न एक्सप्लेन्स द एजर्शन। आपका सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। सिंपल भाषा में कहूँ उससे इंटरलिंक्ड है, ये आपकी कहानी है। क्या आप सभी को ये समझ में आ जाते हैं, हाँ है ना। चलें अब हम जाएंगे और थोड़ा सा आगे एक छोटे से क्वेश्चन पे, और CBSE IPMT 2015 और AIPMT CBSE PMT या नीट, ये बता दूं एक ही एग्जामिनेशन के नाम है। 15 तक के आपकी IPMT कहलाती थी, उसके बाद उसी को क्या किस नाम से कर दिया, नीट के नाम से ओवरऑल देश के लिए। चलें ज़रा पढ़ें और मुझे बताएं इसका आंसर किसी को नज़र आता हो तो। अक्रॉस ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, वो कौन सी क्वांटिटी है जो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में कांस्टेंट रहेगी, करंट। बढ़िया, अमन सिंह का भी आंसर करंट ही है, ठीक। और कोई बिल्कुल सही, युवराज सिंह। और करंट इसलिए सही है क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूँ पिछले टर्न्स में हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने आपको इस दूध वाले महान नली का एग्जांपल नहीं दिया था। मैंने कहा था भैया जितना पानी इधर से डालोगे उतना ही इधर से निकलेगा। सो सिमिलर इज द करंट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड विल मस्ट बी इक्वल टू द करंट लीविंग द अदर एंड। एकमात्र क्वांटिटी कौन सी कांस्टेंट होगी, करंट। हाँ, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए याद दिला देता हूँ, अभी आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आएगा भी। ड्रिफ्ट स्पीड पे जाओगे तो फिर याद दिलाऊँ, लास्ट ईयर में जो एक बर्नौलीज थ्योरम के पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते थे, लेजम का मुंह थोड़ा सा दबा लेंगे, एरिया कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है। कोई महान बात नहीं है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी घर घर में अपन देखते हैं, दूर लगे पेड़ में पानी देना हो पौधे में दबा लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हो तो क्या हो जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है तो आप ध्यान देखना, इसलिए कहा जाता है V और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी लास्ट ईयर की कहानी पढ़ रहा हूँ, फिर यहाँ आऊँगा। और आपसे कहा जाता था A1 V1 इज इक्वल्स टू होता है, क्योंकि VA बराबर कांस्टेंट आएगा ना। अब ज़रा तुम ध्यान देखना, करंट में भी आपने प्रूव किया है V इज इक्वल्स टू I/NAE। ध्यान देखो V और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अब भी आते हैं, इसीलिए ध्यान देखना किसी भी जगह अगर कंडक्टर चौड़ा हो जाएगा उसका एरिया बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, और अगर कंडक्टर का साइज़ नैरो होगा तो एट दैट प्लेस द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। दीज फिनोमेना आर जस्ट सिमिलर टू द वाटर पाइप। ठीक, बढ़िया, तो इसको तो कर लोगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक नेक्स्ट लेक्चर पे फिर हम आगे आ जाएंगे। आज के लिए फिर कुछ थोड़ी सी थ्योरी, एक सिंपल हेडिंग डालें, करंट डेंसिटी डाल दें मज़े से। ठीक, करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी सिर्फ नाम पे ही चले जाओ। करंट डेंसिटी का मतलब आप समझ में आता है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, मास डेंसिटी सब एक ही चीज़ बताती हैं। समथिंग इन यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम, और समथिंग इन यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम लेते हो तो इसीलिए करंट डेंसिटी का मतलब ये होगा करंट क्रॉस कर रही है किसी वायर से पर यूनिट एरिया भी। जैसे आपको ये एग्जांपल दे रहे, एरिया कम ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, तो पर यूनिट एरिया से कितनी करंट क्रॉस हो रही है वो आपके लिए किस नाम से आनी आती है, करंट डेंसिटी पहली चीज़। इसीलिए अगर आप करंट डेंसिटी को देखेंगे तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, करंट डेंसिटी आपकी क्या है, आप जैसे लिखते हैं
सिंपल भाषा में आप क्या क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी होगी J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? दो तीन छोटी छोटी बातें सबसे पहले सिंपल सी बताता रहता हूँ। एक जो हमेशा हम फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी याद होगी यूनिट वाली। यूनिट अगर निकालना चाहोगे तो यूनिट कितनी निकल आएगी, ये निकल के आएगी आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? और अगर बाय द वे आपने इसकी डायमेंशंस निकालनी चाहिए तो डायमेंशंस हमारे लिए कितनी निकल के आएंगी, करंट यानी कि आपका ए और एरिया ध्यान है ये होता है एल स्क्वायर, तो ये सही है। और साथ में इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ये ध्यान रखना, किसी कभी बार किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस जाओगे तो उसमें इसको ऐसा लिख के देगा, तो ये भी समझ में आता है। ये लास्ट ईयर कह रहे हैं प्रिंटेड फॉर्म होता है एम नॉट टी नॉट, वो बता रहे हैं एम एन टी नहीं है भैया, और कुछ नहीं बता रहे हैं, नहीं यही तो बता रहे हैं 0, बाकी एल माइनस 2 है, ए 1 है, कई बार 1 भी लिख देते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो देखोगे एग्जामिनेशन दिख जाते हैं, अपने को इसकी आदत होती है, अचानक दिखता नहीं है, बोले इतने बड़े बड़े कहाँ से हो गए, तो बड़े बड़े कुछ नहीं हुए, पूरे लिख दिए कंप्लीट। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर में आते हैं, एक अगली चीज़ बताता हूँ, जो आप करंट थ्रो यूनिट एरिया देख रहे हैं तो आपका ध्यान जाएगा जो वायर है। अब एक अगली बात करते हैं, जो आपका वायर है इसका क्रॉस सेक्शन ध्यान देखना, सीधा भी हो सकता है और एक मज़ेदार बात है टेढ़ा भी हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? अब एक दिक्कत आएगी, अब दोनों में क्या करंट डेंसिटी सेम होगी, तो मेरा आंसर होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम एक चीज़ लेते हैं, करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया बट इन अ डायरेक्शन नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू इट। इसलिए जो कंप्लीट डेफिनेशन जाती है वो क्या कहेगी, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू इट। और अगर ये कहानी समझ में आती है तो ध्यान से देखो, दो काम एक साथ करता हूँ। पहली बात तो देखें, जो आप अभी 10वीं क्लास में टहल रहे हैं, करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन ए, तो फुर्ती से आपको प्रमोट करते हैं जनरल प्रमोशन। और ये जनरल प्रमोशन पहला तो ये हुआ, हो गया कि नहीं हुआ, ध्यान होगा। अब हम अपने लिए डिफरेंशिएशन में कहते हैं करंट डेंसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या ये क्लियर हो गया? और सबसे खास बात, जब ये हमें समझ में आता है, हमने ये भी कहा इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इट, इसलिए हम यहाँ पर डॉट लगाकर कहते हैं एन कैप। अब दो बातें मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ, ये बिल्कुल आवश्यक है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस बैच, जब मैंने बैच स्टार्ट किया था 12th का, तो एक इंटरेस्टिंग बात है, 3 से 4 टर्म मैंने 12th नहीं पढ़ाया था। जो पढ़ रहे हैं लगातार उन्हें याद होगा, पहले 3 या 4 लेक्चर किस बात के थे, वो थे डिफरेंशिएशन बेसिक, जो अपने ज़रूरत है, इंटीग्रेशन और एक वेक्टर, क्योंकि ये अपने ज़रूरत पड़ेंगी। तो मैंने कहा अगर उन लेक्चर्स को ना देखा हो तो देख लें, क्योंकि हर कोने में लगेंगे। नहीं मिल रहे हो तो मुझसे लिंक मांग लें, वैसे तो मैं सब यूट्यूब चैनल पे ओपन अप रखे होंगे, सबको दिख जाए, कोई वैसा है नहीं प्रतिबंध। क्या आपको ध्यान आता है, एन कैप आपको याद आएगा, हम कहते थे एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन। और एन से ही क्यों लिखा, ABCDEFG से क्यों नहीं लिखा भैया? एन ध्यान नहीं किया, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज़ नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तभी तो एन से लिखते थे, उसका नाम ही एन इसलिए कि नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्मेट में जाओगे तो आपका क्या लिखा जाएगा, वेक्टर J इज इक्वल्स टू DI/DA डॉट एन कैप। अब ये अपने लेवल की बात हुई, बात एक ही है, चाहे ऐसे देख लो चाहे देख लो, पर ये थोड़ा अपनी जैसी लग रही है। हाँ, अब कुछ सूटेड बूटेड पर्सन हो गया, ठीक है ना। आए काम करें, पहले फुर्ती से, पहले आपने करंट डेंसिटी डाल दी है, शीट आपके पास अवेलेबल है, उससे आप वैसे नोट्स बनाइएगा, फेयर जिन्हें कहते हैं। अभी आप रफ में जो नोट करेंगे, रफ के लिए एक छोटी सी लाइन लिखें। कौन सी लाइन लिखोगे? इतनी लिख दो बस। इसमें आप लिख दीजिएगा अमाउंट ऑफ करंट, और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बस उतना लिखो जल्दी से, टाइम मत खर्च करना ज़्यादा। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू इट, और वो सब छोड़ दो, इज़ डिफाइंड एज और इज़ कॉल्ड, वो बचपन की बात है, फेयर में लिखना जाके।
सिंपल, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। लिखते चलिएगा कॉपी में, रफ कॉपी बनाते जाइए, जिससे क्या है आपको याददाश्त बनी रहेगी कि हमने क्या पढ़ा। लिख दिया, ये भी समझ में आ जाएगा। नीचे जे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका आई अपॉन ए। हो गया। और जब आप जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए करते हैं तो जो मैंने कहा था इसको अब आप अपने लेवल पे ले आए। आप कैसे लिखेंगे, आपको कायदे से लिखना चाहिए वेक्टर जे इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए और डॉट एन कैप। और अब एन कैप के बारे में आपको मालूम है, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर गिविंग द डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी का नॉर्मल टू द सरफेस या प्लेन जो भी आप लें। अब जो हम बात कर रहे थे उस पर जाते हैं। मैंने कहा था एरिया सीधा हो सकता है नॉर्मल टू इट, और एरिया टेढ़ा भी हो सकता है। तो अब टेढ़े का इलाज क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें याद आएगा जब भी कोई चीज़ टेढ़ी होगी, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा हमेशा उसका रिजोल्यूशन किया जाता है। देयर आर दो कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट में ये हमेशा याद दिलाऊंगा जो भी कंपोनेंट थीटा के साथ होगा वो किस में होता है, साइन में कि कॉस में? कॉस में। बेहतर, बस ये ध्यान है ना। और अगर ये ध्यान है तो आओ पहले एक छोटा सा काम करो। एक चलो इस फिगर को यहीं से ले लेते हैं, मैं अलग से काय के लिए बनाऊँ। पहले तुम इस फिगर को हल्का सा बनाओ। पहले मैं इसको और थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। इसको रेड पेन से दिखाता हूँ जिसमें तुम्हें पहले दिख जाए। आओ देखो, क्या तुम्हें नज़र आ रहा है? ये एक आपका कोई वायर है, ठीक है, वो पीछे का हिस्सा छोड़ दो, अभी यहाँ जाएंगे। ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, याद देखना ये कैसा है, ये तिरछा है। और अगर वायर का क्रॉस सेक्शन तिरछा है ठीक है, बिल्कुल सिंपल ढंग से देखिएगा, आप तुरंत समझ में आ जाएंगी सारी कहानी। ये तिरछा आपको दिख रहा होगा, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अब तिरछा एरिया है तो ये रही आपकी करंट। करंट कहाँ है, आपको करंट नज़र आ रही होगी, वो ये है। अब हमने मान लिया ये जो आपका वायर है ये नॉर्मल से किस एंगल पे है, तो ध्यान देखो ये नॉर्मल से एंगल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। ये आपका झुका हुआ है, होना सीधा चाहिए था नॉर्मल। कितने एंगल पे झुका है तो ये एंगल हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिख रहे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आपको ये थीटा है, ठीक है, कोई समझ में आता रहेगा। अब क्या करोगे, ये जो आपका एरिया है आप इसके दो कंपोनेंट करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा, बस इसी की ज़रूरत है इसलिए इसी को लिखूँगा। जो कंपोनेंट ध्यान देखो थीटा के साथ है, दिख रहा है ना थीटा, वो कंपोनेंट थीटा के साथ वाला काय में आएगा, ये आएगा डी ए कॉस थीटा। और इसलिए मैंने इस वाले कंपोनेंट को लिखा ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं हो। साइन थीटा में होगा तो मालूम है, और उससे करना क्या है, तो आराम से इतना फिगर तो बना ही दे मज़े से। ग्रेडिश एरिया और ये नीचे उसका कंपोनेंट डॉट 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 में जो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। दिख रहा है सभी को फिगर साफ साफ? वैसे पर्याप्त बड़ा है, मज़े दिख रहा होगा यार। कर दिया अमन सिंह, ठीक। हो गया। और जिन्हें नहीं समझ में आ रही संभावना उनके लिए यहाँ अलग से एक फिगर दिखा देता हूँ। ये जो आपका एरिया था, ध्यान जा रहा था, ये आपका डीए था, और इसीलिए ये जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट आपका कितना होगा, ये अलग से मैंने इसलिए दिखा दिया उस फिगर के अलावा। वो प्रैक्टिकल फिगर है, मैथमेटिकल फिगर है। और ये जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ए साइन थीटा, ये थीटा, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी इसमें दिखा देता हूँ। ये आपकी हो गई करंट। अब दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है। चाहो तो इसको भी दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। नहीं समझ में आता लगे उसको भी आप दिखा देना, उससे आपको परमानेंट क्लियर रहेगा कि भैया गड़बड़ क्या थी। कई बार अटक जाता है ना आदमी, तो हर तरह से फिगर बना देता हूँ।
कर दिया, हाँ ना बताएं। जब आप इतना कर देते हैं तो फिर एक अगली चीज़ आएगी, और अगली चीज़ ये आएगी, तुम्हें दिख रहा होंगे 2 कंपोनेंट किए गए, इनमें से कौन सा वाला काम में आएगा, ये वाला काम में आएगा, देख ही चुके हो। तो बस लैंग्वेज आपको यहाँ से ही मिल जाएगी, कहाँ से, यहाँ से। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंगल थीटा बना रहा हो तो इट इज़ रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, ये समझ में आता है। नीचे एक लाइन लिख दो, तुम बस यहाँ से लिख दो, नीचे आप बताएगा एरिया इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, तुम शॉर्ट में लिख दो ना अभी, क्या आप लिख दिया, एरिया इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट हैं दिख रहे हैं, जो अभी आपको अलग से फिगर बनाया था मैंने दिखा के, उससे भी दिख जाएगा। डी ए साइन थीटा अलोंग द करंट, दोनों कंपोनेंट दिखा दें, डी ए साइन थीटा अलोंग द करंट, और डी ए कॉस थीटा दिखा दीजिएगा नॉर्मल टू द करंट। डी ए साइन थीटा अलोंग द करंट एंड डी ए कॉस थीटा नॉर्मल टू द करंट। तो फिर क्या होगा, ध्यान देखना, करंट डेंसिटी आपकी कितनी आएगी, करंट डेंसिटी तुम्हें ध्यान जा रहा है, करंट डेंसिटी होती है डी आई अपॉन डी ए। अब डी ए नहीं लिया जाएगा, कौन लिए जाएंगे, डी ए कॉस थीटा। दिखा दें जे इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। कर दिया, जे इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। अब इससे फिर एक पुरानी चीज़ उभरेगी, वो मैं लेके चलता हूँ। अब जो आप जे इज इक्वल्स टू निकाल रहे हैं, आपने लिया है डी आई अपॉन, और आपने कौन सा एरिया, कौन सा कंपोनेंट कंसीडर किया है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एरिया। इसका मतलब अगली बार ध्यान देखें, आपको मिलेगा डी आई इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं जे डी ए कॉस थीटा, और इसने कहा भैया बेसिक मैथमेटिक्स दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ फिजिक्स। हर गली में ये आपको धर लेगी नहीं तो देखो ध्यान से, डी आई इज इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा कह रहा हूँ, तो ध्यान आता है अपने पास 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। ए बी कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और ए बी साइन थीटा यानी कि वो क्रॉस प्रोडक्ट। बस देखो ध्यान से, अपने आप दिख जाएगा। इसलिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल्स टू है, ठीक है, बड़ा डॉट लगाया है ताकि बिल्कुल देखे, है ना, और साथ में एक तो ये फॉर्म दिखा दें मज़े से, ठीक, कौन सा फॉर्म मैंने कहा, जे इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, डी आई इज इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा, यानी हो जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। अब एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा इंटरेस्टिंग, उसको भी देखिएगा। आपको मालूम है, अगर आप टोटल करंट निकालने जाएंगे तो टोटल निकालने का आपको तरीका मालूम है। टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, डिफरेंशिएशन, उसका रिवर्स आप इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल का इलाज केवल इंटीग्रेशन है, यही कहा जाता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। अब एक मज़ेदार बात नज़र आएगी, ध्यान से देखो इधर। जैसे आप ये इंटीग्रेशन करेंगे आपको बुक्स 2 टाइप से लिखती हुई मिलेंगी। ये तो अपने को दिख जाता है कि इंटीग्रेशन होगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एक्चुअली बुक्स मिलेंगी लिखे हुए डबल इंटीग्रेशन। तो आदमी कहता है एक से ही दुखी थे, 2 कैसे हो गए, कोई बता सकता है मुझे 2 कैसे हो गए? सरफेशियल इंटीग्रेशन, सरफेशियल या सुपरफिशियल है, आप सही कह रहे हैं, आपका जवाब सही है। फर्स्ट चैप्टर में है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल करना। मैं एक बहुत सामान्य सा एग्जांपल देता हूं। जब आप टोटल कर रहे हैं, मान के चलें आप एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं मतलब आप टोटल कर रहे हैं, यू आर इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब ये टू गेट द टोटल और समिंग अप। सो यू आर समिंग अप अलोंग ए लाइन, अलोंग ए लाइन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। ये लीनियर इंटीग्रल कहलाता है या 1 डायमेंशनल इंटीग्रल कहलाता है। अभी मैं 2 डायमेंशनल इंटीग्रल का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अपन जिस फर्श पे बैठे हैं उस पर नीचे झांक के देखो, तुम्हें स्मॉल एलिमेंट नज़र आ जाएंगे। टाइल्स लगी हैं, देख लो, स्मॉल एलिमेंट है। पूरी फर्श आपकी क्या की गई है, इन्हीं टाइल्स के इंटीग्रेशन से बनाई गई है।
एंड दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ढूंढने कहीं नहीं आना पड़ता, घर में ही दिखता है। टाइल इज़ अ स्मॉल एलिमेंट, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यू आर गेटिंग द कंप्लीट फ्लोर। अब एक मज़ेदार बात है, टाइल का इंटीग्रेशन बेटा केवल एक्स एक्सिस पे करोगे, केवल वाई पे करोगे कि दोनों पे करोगे? दोनों पे करना पड़ेगा, एक्स के अलोंग भी। और तो ध्यान देखो, तभी तो सरफेस बनेगी। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन कैसा कहलाता है? डबल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग डॉट डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई का मतलब ही अलोंग एक्स एज वेल एज अलोंग दी वाई। 3 डायमेंशनल का एग्जांपल बता देता हूँ। आपने ब्रिक देखी है, ब्रिक यानी ईंट। ईंट होती है स्मॉल एलिमेंट, इसी स्मॉल एलिमेंट के इंटीग्रेशन से पूरा कमरा बन जाता है। तो सवाल है, इस ईंट का इंटीग्रेशन कौन सा करोगे? लीनियर, सुपरफिशियल या वॉल्यूमेट्रिक? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? आपकी बार 3 डायमेंशनल करना पड़ेगा, समझ में आता है? 3 डायमेंशनल का है। 3 डायमेंशनल में ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाते हैं बहुत सारी बुक्स, क्योंकि आपका ध्यान जाएगा यहाँ जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एरिया है। तो या तो डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं, या कुछ बुक्स आप देखना यहाँ पर ऐसे भी लिख देती हैं एस। वो भी एक बात की बात है, सरफेस पे कर रहे हो, और बाकी वो तो लिखना ही है। मज़े से काम करें, नोटेशन अब समझ में आ जाते हैं। दिखाएं 1 मिनट में, इसलिए मैंने कहा मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ, केवल लिखता नहीं जा रहा खट 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 कि हाँ भैया ये होता है इंटीग्रेशन। डिस्कस कर दिया, दिखा दें। एक तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी आपने दिखा दिया था कि नहीं दिखाया? ये वाला बस। तो उसके आगे टोटल और दिखा देना। टोटल करंट आप कैसे लिखेंगे? डबल इंटीग्रल जे डी ए, और क्या नाम कहलाता है, सुपरफिशियल इंटीग्रल जे डी ए। ठीक। और 2 छोटू मोटू बातें कौन सी रह गई थी? छोटू मोटू बातें कहाँ चली गई बेचारी? वो ये रही, उनको भी दिखा दो, यूनिट और डायमेंशन। ठीक। और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बेहिचक आप पूछें। कर दिया? हाँ ना, बताएं। गुड वन। अब एक नेक्स्ट आएगा, ये तो सब आप कर ही चुके। अब नेक्स्ट बनेगा रिलेशन विद ड्रिफ्ट स्पीड। तो एक छोटी सी लाइन लिख दी है, रिलेशन विद, बढ़िया, रिलेशन विद ड्रिफ्ट स्पीड एक ही लाइन में निकल आएगी। रिलेशन विद ड्रिफ्ट स्पीड एक ही लाइन में इसलिए निकल आएगी क्योंकि आपको मालूम है v इज इक्वल्स टू होता है I/NAE। और अभी आपको 1 मिनट पहले पता चल गया है कि I/A होता है J। नहीं पता चल गया, अभी तो चला है, तो बस ख़त्म बात। इसका मतलब ध्यान देखना, आपको क्या मिल जाएगा, 2 तरह से हम लिख देते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू हो जाएगा J/NE, चाहे तो ऐसे लिख दें, और किसी को J निकालना है तो J लिख दूँ, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों एक ही बात है। J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NEV। ये लो, तो ये एक लाइन का रिलेशन था, तो रिलेशन जैसा रिलेशन भी नहीं है, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। कई बार एक आध नंबर के फिल इन द ब्लैंक या ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम में आ जाता है, जो ध्यान नहीं आते। हो गया कहानी कंप्लीट, बढ़िया। अब हम कुछ सिंपल से फैक्ट्स पर जाते हैं, और ये फैक्ट आप ध्यान देखें, पिछले 2 टर्न में हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं बीच बीच में, अलग से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनके बेस पे आपके एनसीईआरटी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। जब उन्हें करेंगे तो हम बता देंगे कि इसका आंसर आपका सीधा उसमें लिखा हुआ है। काय में मैंने कहा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखो ध्यान से। पहला क्या कहता है? कहता है द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन मेटल इज अपोजिट टू दैट ऑफ एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। ये बात सही है। आपको याद आएगा, जब भी आप किसी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, हमेशा कहाँ चलता है, अपोजिट टू द करंट या अपोजिट टू द, मैंने कहा था आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान है, तो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिख दिया गया है। दूसरा आपका लिखा है V प्रोपोर्शनेट E, ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतनी ही बेहतर आपको ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तुम ध्यान देखो, अलग से लिख इसलिए दिए क्योंकि क्वेश्चन बने उन पे। बाकी तुम जरा देखना ध्यान से, तुमने ये प्रूव नहीं किया। और तुम्हें मालूम है कहीं भी अगर आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जाएंगे, क्योंकि आपसे कई जगह फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जाएंगे पूरी फिजिक्स के पेपर में, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इन सब जगह आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखवाऊंगा नहीं, और कई जगह तो बताऊंगा भी नहीं। अब क्या करें, कुछ नहीं करें ना, एक हर ताले की एक सिंपल चाबी ले लो ना भैया। V के फैक्टर अफेक्टिंग ऊपर वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ख़त्म है। तो कितनी जगह लिखोगे, जो कितनी जगह बताएंगे, 2 4 6 8 जगह बता देते हैं, बाकी जगह समझ गए होगे, मान लेते हैं। देख लो क्या तो ऐसा नज़र आता है आपकी ड्रिफ्ट स्पीड, ये ड्रिफ्ट स्पीड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेहतर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ज़्यादा आपको ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत। 6 तीसरा चले आइएगा, नेक्स्ट आपसे कहता है व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जब किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से आपकी करंट फ्लो हो रही हो, फिर याद दिलाऊं लेजम, आ गई लेजम याद, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पीछे भी बता रहा था, मैंने कहा था अभी आगे अलग से लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए वहाँ लिखवाया नहीं था। क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन V प्रोपोर्शनेट 1/a। एरिया कम कर दोगे स्पीड बढ़ जाएगी, और एरिया बढ़ा दोगे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये समझ में आता है, इसलिए JA बराबर I या कांस्टेंट, ये आपके लिए क्या कहलाती है, J1A1 बराबर J2A2, ये कहलाने लगती है सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये समझ में आ जाता है, बढ़िया। अब एक लास्ट, अगर ध्यान देखना नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा कंडक्टर है, प्लेन, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें एक मज़ेदार बात है, और पूरा का पूरा वायर डबल कर दें, एज इट इज़, पतला वायर था उसकी जगह मोटा ले लिया, क्या ड्रिफ्ट स्पीड बदलेगी? मेरा कहना है नहीं, यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड नहीं बदलेगी, यहाँ सेम रहेगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ मोटा पतला नहीं कर रहे हो, तो सेम रेशियो है, जो रेशियो यहाँ था वही रेशियो सेम यहाँ आ गया है दोनों का। तो इसलिए ऐसे में ध्यान रखना, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, तो फिर क्या होगा, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, या आप कह देंगे इट विल नॉट चेंज। ये ध्यान रखिएगा, ये तो कभी आपको लगे ऐसा करने से बदलती है, कभी ऐसा करने से बदल जाएगी। ये तब है जब एक ही तार के डायमीटर अलग अलग हो। अब इन फैक्ट्स में कहीं कोई समस्या तो नहीं, कोई डाउट किसी को तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बोले वाल को कहीं कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछें। No sir. नहीं जनरली, ठीक है। आए। अब हम एक बहुत छोटी चीज़ पे जाते हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ का मेजर पार्ट आप लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर चुके हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ का जो मेजर पार्ट आपने लास्ट टर्न में कंप्लीट किया है, इसका टोटल वो आता है फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिराइव द ओम्स लॉ। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जब आप यहाँ तक आते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, हम लिखते थे इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, कल ही पढ़ा रहे थे, कोलाइड करते हैं, जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन पास ओवर करता है वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। और ध्यान देखो, इसको हमने बीच में से इसलिए स्टार्ट किया कि वो पिछला पूरा आपके पास है। तो आपसे कहा जाता है कि आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, वो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। V बराबर होती है, आपको मालूम है, I/NAE, ये आपको मालूम है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको ये भी मालूम है इसके अभी हम क्वेश्चन ही लगा रहे थे, ये हमने ड्रिफ्ट स्पीड उसमें प्रूव की थी।
और अगर ये हम प्रूव कर चुके हैं, इसके हम क्वेश्चन लगा रहे थे, तो केवल इन दो इक्वेशन में दिख रहा होगा, इससे उसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो रख दो ज़रा वैल्यू। जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आपने ध्यान दिया, अरे यही होगा, हाँ या ना। ये दोनों फॉर्मूले हम पढ़ ही चुके हैं, ये दोनों इक्वेट कर दिए, बस इतना सा काम और करना है। अगर आप इक्वेट करते हैं ज़रा ध्यान देखें, इन दो चीज़ों को ज़रा संभाल के पकड़िए, और इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आपका v और ये i, v में साथ पर जमाए हुए हैं इज इक्वल्स टू i है। ये सारा कुछ इस तरफ राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दो मज़े से। ये हो जाएगा ml अपॉन NaE स्क्वायर हो जाएंगे, और एक आपके रहेंगे टाउ। आप पूछेंगे इससे क्या मिलेगा, मैं भी हाल बता दूंगा, पहले आप इतना लिख दें, एक सिंपल हेडिंग डाल देना डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, और लिख देना एज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, और एज करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक। और एक नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके एंड होने पर 5, 7, 10 मिनट उसको भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। पहुँच गए दोनों कंपैरिजन करके, v इज इक्वल्स टू आई इंटू दिस वन। अब ज़रा कोई मुझे ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ क्या होता है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है, ओम्स लॉ आपके लेवल पे नहीं होता, अच्छे से ओम्स लॉ बताएं क्या होता है। V equals to I है। सही कह रहे हैं, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नितिन जी। ओम्स लॉ कहता है इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं v प्रोपोर्शनेट आई नहीं होता, और जिन्हें ये लगता हो v प्रोपोर्शनेट आई होता है, ये क्या कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। टॉर्च का बल्ब देख लो, सेमी कंडक्टर देख लो, ट्रायोड वॉल्व देख लो, लास्ट टाइम भी कर रहे थे यार, एक नहीं चार ग्राफ दिखाए थे, और 4 ग्राफ ये बता रहे हैं कि वो v प्रोपोर्शनेट टू आई नहीं होता। तो एग्जैक्टली फिर v प्रोपोर्शनेट आई कब होता है, तो कब होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने तो लास्ट टाइम कहा था 12th का ओम्स लॉ यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। 10th वाले पास नॉन ओमिक सर्किट होते ही नहीं थे, तो उसको उतने में चल जाता था उसका। अपना चलेगा इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन। और ज़रा देखो फिजिकल स्टेट में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, यही बताई थी ना। और ज़रा लेंथ, एरिया, टेम्परेचर की हम बात करें तो ज़रा देखो इधर, आपको मालूम है आपका m वैसे ही कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐसे होते हैं, मोटा इलेक्ट्रॉन हैवी थुल तूंद वाला 90 किलो का, एक पतला इलेक्ट्रॉन 40 किलो का। तो m सबका कांस्टेंट है, e सबका कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही वायर ले रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम बने रहेंगे। अब ध्यान देखना, अगर कंडीशन है अगर, उसके बिना कुछ नहीं होगा। लेंथ, एरिया और ये टर्म तुम्हें याद है, टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा आगे जाके, क्योंकि टेम्परेचर से कॉलिजन टाइम बढ़ेगा। लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं तो ही ये चीज़ कांस्टेंट होगी। इसलिए हम लिख देते हैं इफ़, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, अभी लिखो मत, अभी इधर देख लो, फिर लिखने के लिए दूंगा, आर कांस्टेंट, तो फिर आपका क्या होगा, तब फिर आपका v प्रोपोर्शनेट आई होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
और यही ओम्स लॉ है, जो सही ओम्स लॉ है वो यही है। अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं तो V प्रोपोर्शनेट I होना चाहिए। इसलिए नीचे दिखा दीजिएगा, इफ लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट देन V प्रोपोर्शनेट I। अब आ गया समझ में? एग्जैक्ट विद शर्तों के हमारा ओम्स लॉ प्रूव हो गया है। और ध्यान देखना, कोई कहेगा ये क्या है तो क्या बता देंगे, आप बता देंगे यहाँ जो आपका है ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ, ये साफ दिख रहा होगा, V बराबर IR से कंपैरिजन कर दो तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है R यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये तो समझ में आ जाएगा, R की वैल्यू भी यहाँ से बड़े आराम से आपकी निकल आएगी। तो मज़े से इसको लिख दें। नीचे और बता दिएगा, वेयर ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू R यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक, और मीटिंग रिज्वाइन करिएगा, छोटी छोटी कुछ चर्चाएं और कर दें, तब फिर क्लास को ऑफ करेंगे। मिल गया इतना कहानी सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से। जो दिख ही रहा होगा वही लिखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस ये तो मैंने पहले ही बता दिया है ना। अब आगे आ जाए, एक छोटी सी बात और आती है, रेजिस्टेंस क्या है फिर। तो रेजिस्टेंस की याद करो, कल जब हम ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ा रहे थे तब भी हमने कहा था रेजिस्टेंस जो आपका कॉलिजन है 3 जगह ले जाएंगे। पहली बार में कॉलिजन कहेंगे, कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, जिस एवरेज स्पीड से जा रहा है वो ड्रिफ्ट स्पीड। दूसरा ये भी कहेंगे कॉलिजन की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस की ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट आपको पुराने ही चूँकि हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल साफ समझ में आएगा। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट ऑफर्स एन ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कोई समस्या कहीं से कहीं तक आती है, एक सिंपल लिख दें, रेजिस्टेंस डैश मार के लिख दीजिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन शॉर्ट में लिख दो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या आपने बताया, डैश, ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन, ये मालूम है। कोई पूछेगा कारण, कारण भी आपको मालूम है, रीजन है कॉलिजन्स, तो वो भी बता दें कॉलिजन्स। देख लें ध्यान से, यही लिखा है, कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर। लिख दो रीजन, रीजन में आप लिख दिएगा कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रीजन में आप बता देंगे कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद रीजन, कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स एंड आयंस। ठीक, अब एक सवाल बना, हम जितना पढ़े आए उससे हमें ये भी मालूम है बेसिकली आर क्या होता है, V अपॉन आई। नीचे दिखा दीजिएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, और V अपॉन आई का मतलब समझ में आ रहा है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। एक लाइन और बढ़ा दें, नीचे आप बताएंगे रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। बाकी शीट में से फिर उसको प्रॉपर लिखना है लैंग्वेज में। शॉर्ट में क्या है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और इससे एक महान चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक, 1 मिनट में इनकी मैं मीटिंग रिज्वाइन कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। Recording in progress. Recording stopped. चल 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, 4 लोग ज्वाइन कर लें।
मिल जाएगा। पोटेंशियल और उसका रेशियो यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, है ना। ठीक है, अब जो मैंने कहा अगली चीज़ दिखा रहे हैं, इससे दो छोटी छोटी बातें पुरानी मिल जाएंगी, और वो पुरानी बातें हमेशा यही होती हैं। यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट ध्यान जाएगी, हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, और आप इसको कहते हुए जाएंगे ओम, और इसका सिंबल बना देता हूँ। सिंबल ये वाला याद होगा वैसे, है ना। दिखा दो यूनिट, और फिर मैं एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें, डायमेंशंस। डायमेंशंस जाओगे तो सबसे पहले किसकी लगेंगी, वोल्टेज की। अच्छा, ये मैंने पहले भी कहा था, मान के चलो वोल्टेज की आप भूल गए, वोल्टेज अपॉन करंट, करंट की तो याद आ जाती हैं, ए होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे कर लेंगे। वोल्टेज होता है W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू मतलब वर्क की ml स्क्वायर, T-2 चार्ज का AT। 3 से 5 सेकंड लगेंगे बगल में लिखने में, और तुरंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, V का W अपॉन क्यू यानी कि ये, तो आप कर देंगे ml स्क्वायर T-3, और आपका बना A-1, और इसलिए आपका टोटल भी निकल आएगा। टोटल कितना निकल आएगा, ये आपका हो जाएगा ml स्क्वायर T-3 और A-2। सही है। यूनिट और डायमेंशन दिखा दो। अब कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो इसमें होती मुझे लग नहीं रही। ठीक, एक और फॉर्मल काम करा दूं यहीं कहीं। फॉर्मल काम कौन सा, वो ये वाला, ये तो दिख ही रहे होंगे, वोल्ट पर एम्पियर, और ये मैंने कहा, ठीक है ना। कई बार आपसे पूछेगा, आप यूनिट ओम कह रहे हैं, हमने वोल्ट वगैरह की डेफिनेशन दी है, 1 ओम कैसे मानोगे। कुछ नहीं करना है, साधारण सी, मैंने कहा इंग्लिश ठीक ठाक हो। आप कह रहे थे R था V/I, इसी से आपका ओम निकला था ना। आप मान लें V आप कितना मान लेंगे, 1 वोल्ट, I आप मान लेंगे 1 एम्पियर। जैसे ही आप मानेंगे आपका R कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 ओम। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, और क्या मीनिंग है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ये मैंने सबसे देसी ट्रांसलेशन किया है, एकदम समझ आ रहा है ना, लेकिन अंदाज लग गया होगा। तो एक काम कर दो, एक छोटी सी हेडिंग 1 ओम की, और इसको और डिफाइन कर दें, फिर आगे चलेंगे आराम से। दिखा दें 1 ओम, और 1 ओम में आप दिखा दीजिएगा, और चलो यही तो आ रहा है, ये वाली लाइन काम कर जाएगी बड़े मज़े से, बढ़िया मज़ेदार लिखी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। दिख रही है। 1 ओम क्या है, फ्रॉम R = V/I, if V = 1 वोल्ट and I = 1 एम्पियर, देन आप क्या कहेंगे, R = 1 ओम। यानी आप मज़े से उसको, मैंने कहा, ट्रांसलेट कर दें, वही कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो लिख दो, यही लाइन लिख दो। सबसे सस्ता ट्रांसलेशन है, इससे सस्ता क्या करूँगा, है ना। ठीक, अब इसके बाद मैंने कहा हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगी, एक तो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक रेजिस्टिविटी उसी के बेस पे, और रेजिस्टिविटी के फैक्टर अफेक्टिंग, इन पे अपने को टाइम लगेगा। इनमें तकरीबन 1 घंटा अपने को मिनिमम कैसे भी करने लगेगा। तो इसको फिर हम इस कंप्लीट टॉपिक को, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग क्या है, लेंथ एरिया, उन्हीं लेंथ एरिया से रेजिस्टिविटी निकालना, और उसी में टेम्परेचर का इफेक्ट देखना, इसको फिर हम अगले टर्न पर आपके लिए लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक अब आपको कोई समस्या हो तो फिर मुझे बताएं।